नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम विवेक है और हम भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के इस सेगमेंट में आज हम बात करेंगे संविधान संशोधन की, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कितने प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं, कैसे होते हैं, इन सारी चीजों को। तो आइए प्रारंभ करते हैं। संविधान संशोधन, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है, जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया एवं शक्तियों का उल्लेख है। दो चीजें पूछा जाता है कि संविधान संशोधन हमारे संविधान के किस भाग में है। तो संविधान संशोधन हमारे संविधान के भाग 20 में है, ये बार बार पूछा गया है। और दूसरी चीज, किस अनुच्छेद में है, तो हमारे संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, उनकी शक्तियों का पूरा उल्लेख है। तो आइए देखते हैं संविधान संशोधन। कोई भी चैप्टर अगर संविधान में हमारे जोड़ा गया है, कोई भी अध्याय जोड़ा गया है, तो उसके पीछे कुछ विशेष निहितार्थ होंगे। तो संविधान संशोधन क्यों आवश्यक है? तो हमारा संसार बदल रहा है। जब हमारा देश 1947 में 15 अगस्त को आजाद हुआ था, तो उस समय हमारे देश की स्थितियां कुछ अलग थी। आज हमारे देश की स्थिति अलग है। तो वही बात कह रहा है कि बदलते संसार में संविधान में भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन को ध्यानगत रखते हुए सभी देशों के संविधान में संशोधन की व्यवस्था जरूरी है, जिसके द्वारा परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को अनुकूल बना सके। आज के 75 साल पहले हमारी कुछ आवश्यकताएं थी, हमारी आवश्यकताएं बदलती जा रही है। तो उस बदलते संसार में हमारे संविधान में भी परिवर्तन होना चाहिए, कुछ चीजों को जोड़ना चाहिए, कुछ जो चीजें जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको निकाल देना चाहिए, हटा देना चाहिए। वही, और जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उसमें उनके संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। वैसे ही हमारे देश में, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है, तो उसमें भी हमने संविधान संशोधन को अपनाया है। वह संविधान संशोधन हमारे संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में उसके संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया है, उसकी शक्तियां क्या है, कैसे होता है, इन सारी चीजों को बताया गया है। अब संविधान संशोधन की प्रक्रिया नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है। अब देखिए इसमें क्या, नम्यता मतलब लचीलापन, अनम्यता मतलब कठोर। जो हमारा संविधान है, ये भी प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन वाला भाग है वो नम्य है, अनम्य है या दोनों का मिश्रण है। तो जी, भारतीय संविधान में जो भाग 20 के अनुच्छेद 368 में हमारे संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया दी गई है, उसमें नम्यता और अनम्यता का भी मिश्रण है, एक नहीं है। तो क्या है, संविधान सभा में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसी हो, इस पर विचार करते समय मतभेद उत्पन्न हो गया। हमारे संविधान सभा में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, उसमें मतभेद हो गया। कुछ जो लोग थे संविधान सभा में, प्रथम श्रेणी के विचारकों में गोपाल स्वामी अयंकर थे, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, केटी शाह थे, के मुंशी थे। जैसे लोग जो थे वो चाहते थे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसी हो, कठोर हो। क्यों? क्योंकि इसमें जल्दी जल्दी परिवर्तन ना कर दिया जाए, जल्दी जल्दी संशोधन ना किया जाए। अगर जल्दी जल्दी संशोधन किया जाएगा तो हमारे जो संविधान होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। दूसरे किस्म के जो लोग थे, इसमें दूसरे किस्म, क्योंकि मौलिक अधिकारों तथा संघीय प्रणाली का प्रावधान किया गया है, इसमें कठोर प्रक्रिया संविधान में बार बार होने वाले संशोधनों से बचा जा सकता है। द्वितीय श्रेणी में जो थे, नम्य लोग थे, लचीले थे, वो चाहते थे कि जो हमारे संविधान संशोधन की प्रक्रिया हो वो नम्य एवं लचीली हो। क्योंकि भारतीय समाज एक मिश्रित समाज है। भारतीय समाज ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही प्रकार के लोग हैं, एक ही सामाजिक ताने बाने से बुने हुए लोग हैं। उनकी राजनीतिक स्थिति एक ही है, उनकी सामाजिक स्थिति एक ही है, उनकी आर्थिक स्थिति एक ही है, उनकी शैक्षिक स्थिति एक ही है, उनकी भौगोलिक स्थिति एक ही है। कुछ लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं तो उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान होने, कुछ मैदानी में रहते हैं, कुछ तटीय इलाकों पे रहते हैं। तो सबकी स्थितियां अलग है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सामाजिक ताना बाना है, भौगोलिक स्ट्रक्चर है हमारा राजनीतिक, वो सब क्या है, मिश्रित है। तो जो नम्य लचीली व्यवस्था चाहते थे संविधान संशोधन में, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, एच.डी. कामत थे, महावीर त्यागी आदि ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि हमारे संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हो नम्य हो, लचीली हो। अब यही कारण है कि हमारे संविधान में फुलटन पद्धति को अपनाया गया था। फुलटन पद्धति मतलब कुछ चीजों के लिए चीजें कठिन और कुछ चीजों के लिए
चीज आसान। इसी को हम फुलटन पद्धति कहते हैं। फुलटन एक राजनीतिक विचारक थे कनाडा के, तो उन्हीं के इस सिद्धांत को फुलटन सिद्धांत कहा गया है। पूछा जाता है कि जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान है, उसमें जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसमें कौन सी पद्धति? फुलटन पद्धति। ये भी कई बार पूछा गया है। फुलटन पद्धति क्या है? इसमें हमारी जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसी है? मिश्रित मतलब कठोर भी है और लचीली भी है, नम्य भी है, अनम्य भी है। यही तरीके हो सकते हैं। हमारे संविधान में नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। अब संशोधन की प्रक्रिया क्या है? संविधान संशोधन हम किसी भी सदन में प्रारंभ कर सकते हैं। आइए उस पर विस्तृत बात करते हैं। संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनर्स्थापित करके किया जा सकेगा और राज्य विधानमंडल में नहीं। संविधान का संशोधन होगा वो कहाँ होगा? संसद के किसी भी सदन में। संसद हम जानते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना है। विधानमंडल मतलब राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद। कई राज्यों में केवल विधान सभाएं ही हैं, तो वह उसका वो विधानमंडल हो गया। और जहां पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, उन दोनों को मिला के वहां के विधानमंडल का, उस राज्य के विधानमंडल का निर्माण होता है। तो वही कह रहा है कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया पुनर्स्थापित हो सकती है कहाँ? संसद के किसी भी सदन में, लेकिन विधानमंडल के किसी भी सदन में नहीं। विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। जो हमारा विधेयक है उसको किसी गैर सरकारी सदस्य या मंत्री के द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है, इसके लिए हमारी राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं है। विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। यह बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या की प्रक्रिया के बारे में बता रहा है कि विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना। अब विशेष बहुमत क्या होता है? यह बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत या मतदान होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? सदन की जो सदस्य संख्या है उसमें 50% लोगों का मतदान, और वो 50% ऐसा नहीं है कि हमारे सदन की मान लीजिए कि संख्या लोकसभा में 545 है, तो उसमें से 50 ही लोग आए और उसका 50% नहीं, कम से कम 272 लोग उपस्थित मतदान करें और उसमें 2/3। वही बात कह रहा है कि विधेयक को दोनों सदनों में, जैसे लोकसभा में 545, राज्यसभा में 245, दोनों की बात कर रहा है, पारित कराना अनिवार्य है। यह बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत या मतदान द्वारा होना चाहिए। प्रत्येक सदन विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। प्रत्येक सदन में यह विधेयक अलग अलग पारित होना चाहिए। ये नहीं कि लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में। ऐसा क्यों किया गया है? अगर जिसकी सरकार है, मान लीजिए कि लोकसभा में उनका बहुमत है, तो वो तो तुरंत किसी भी विधेयक को पास करवा लेंगे, लेकिन राज्यसभा में उनका बहुमत है तो कैसे पास करवाएंगे? इसीलिए कहा है कि दोनों सदनों से पास होना आवश्यक है और विशेष बहुमत द्वारा। अब दोनों सदनों के बीच अगर असहमति होगी तो संयुक्त बैठक का आयोजन होगा और दोनों सदनों में क्या हो जाएगा? अगर बिखराव हो जाएगा, असहमति हो जाएगा, तो उस पर संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित करने का प्रावधान नहीं है, वहीं से काम खत्म। यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो इसे आधे राज्यों के विधान मंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित करवाना चाहिए। यह बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान के तहत हो। ये कह रहा है कि अगर हमारा जो संविधान संशोधन विधेयक है वो संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर है तो विशेष बहुमत होना चाहिए और आधे से ज्यादा जो राज्य हैं उस पर भी साधारण बहुमत से वो इस पर राजी हो कि ऐसा संशोधन किया जाए। दोनों सदनों से पारित होने के बाद उसके बाद क्या होता है? संसद के दोनों सदनों से पारित होने एवं राज्य विधानमंडल की संस्तुति के बाद जहां आवश्यक हो फिर राष्ट्रपति से सहमति के लिए भेज दिया जाता है। देखिए कैसे पारित होता है। पहले संसद में होगा, उसके बाद अगर संघीय व्यवस्था से जुड़ा संविधान संशोधन है तो उसको आधे से अधिक राज्यों की सहमति होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें हो जाती है उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है और जब राष्ट्रपति सहमत देंगे तो क्या हो जाएगा? विधेयक अधिनियम बन जाता है। संविधान संशोधन अधिनियम की तरह इसका समावेश कर लिया जाता है। इतनी बातें हैं। राष्ट्रपति ये जरूरी नहीं है कि सहमत दे सकता है, अपने पास रोक सकता है कुछ दिनों के लिए।
रख सकते हैं, न ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। मतलब अपने पास रखेगा, संसद के पास पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेजेगा। यह राष्ट्रपति की अपनी वीटो पावर है। अब यह बन गया अधिनियम। अब बात करते हैं संशोधन के प्रकार। संशोधन 3 प्रकार के होते हैं, संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा और संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति के द्वारा। संशोधन 3 प्रकार के होते हैं, साधारण बहुमत मतलब 50% लोग इस पर सहमत, 50% धन एक लोग सहमति जता दे तो साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन हो जाएगा। संसद के विशेष बहुमत में क्या है, 50% और उपस्थित और मतदान करने वाले लोगों का 2/3। और संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति का मतलब 2/3 लोगों की स्वीकृति तो हो ही, आधे से अधिक राज्यों की सहमति होगी, उसके बाद यह विशेष बहुमत होता है। आइए एक एक को हम लोग पढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी चीजें होती हैं, ये बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, साधारण बहुमत के द्वारा क्या क्या चीजें होती हैं, मतलब उपस्थित लोग होंगे उसका 50%, अगर मतदान के द्वारा इस पर सहमति जताते हैं तो क्या क्या चीजें हो जाएंगी, नए राज्यों का प्रवेश या गठन हो जाएगा, नए राज्यों के निर्माण, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों में परिवर्तन, राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी सहमति, संसद में गणपूर्ति, गणपूर्ति मतलब 1/10, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, नागरिकता की समाप्ति एवं प्राप्ति। ये पूछता है कि संसद के द्वारा साधारण बहुमत से कौन कौन से संविधान, किस किन चीजों में संशोधन किया जा सकता है। तो ये 5-6 चीजें हैं जो बार बार पूछी जाती है। नए राज्यों का गठन एवं प्रवेश, नए राज्यों का निर्माण, उसके क्षेत्र सीमाओं और नामों में परिवर्तन, उसके बाद राज्य विधान परिषद का निर्माण व या उसकी समाप्ति, संसद में गणपूर्ति, संसद सदस्यों के वेतन भत्ते और नागरिकता की समाप्ति, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण मतलब परिसीमन। संसद के विशेष बहुमत के द्वारा कौन कौन सी चीजें होती हैं, संविधान के ज्यादातर उपबंधों को संशोधन में का संशोधन जो होता है संसद के विशेष बहुमत। विशेष बहुमत से क्या तात्पर्य है, उपस्थित लोगों, जितनी सदन के सदस्य उसकी 50% लोग उस पर सहमति अपना प्रकट करें और उपस्थित और मतदान देने वाले लोगों का बहुमत कितना हो, 2/3 हो, तब ये हमारा विशेष बहुमत होता है। तो मूल अधिकार में संशोधन करना होगा तो विशेष बहुमत के द्वारा करेंगे। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में विशेष बहुमत के द्वारा। वे सभी उपबंध जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणियों से संबंध नहीं है उसमें अगर परिवर्तन करना हो, उसमें संशोधन करना हो तो संसद के विशेष बहुमत द्वारा उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अब संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा कौन कौन सी चीजें परिवर्तित की जा सकती है, संशोधित की जा सकती है। देखिए, संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति। राज्यों की स्वीकृति मतलब जितने राज्य हैं उसमें आधे से ज्यादा राज्य अगर इन चीजों पर सहमति व्यक्त करते हैं तो वो चीजें हो जाती हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया, लोग कहते हैं ना कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को बदलना चाहिए, तो उस पर अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को बदलना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा इसको संशोधित करना पड़ेगा और साथ ही साथ राज्यों की स्वीकृति द्वारा भी। केंद्र एवं राज्य कल्याणकारी शक्तियों का विस्तार, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, 7वीं अनुसूची से संबंध कोई विषय। 7वीं अनुसूची आप जानते हैं कि 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसके बाद एक अवशिष्ट शक्ति है, उसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। संघ सूची 3 सूचियों का है 7वीं अनुसूची में। 7वीं में 3 प्रकार की सूची है, संघ, राज्य और समवर्ती। 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख है, उसके बारे में बात करेंगे। उसी की बात, अगर इसे इन 3 सूचियों से जुड़ा कोई मुद्दा है उसमें परिवर्तन की बात किया जा रहा है तो संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति के द्वारा उसमें संशोधन किया जा सकता है। आगे, संसद में नए राज्यों का प्रतिनिधित्व। अगर संसद में नए राज्यों का प्रतिनिधित्व देना है तो उसमें भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया स्वयं 368 संविधान संशोधन का अनुच्छेद 368 कहता है। अब ये तो चीजें देखते हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया की आलोचना की गई है किस बिंदु पर, कि संविधान संशोधन के लिए किसी विशेष निकाय का उपबंध नहीं है, कोई विशेष निकाय नहीं है, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, नीति आयोग हो गया, या जितने संवैधानिक निकाय हैं, हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं, उस प्रकार की कोई संस्था ही नहीं है जो संविधान संशोधन
के लिए बनी हो, तो इसलिए ये सही नहीं है। संविधान संशोधन शक्ति संसद में निहित है, संविधान संशोधन की शक्ति संसद में निहित है, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। संविधान के बड़े भाग अकेले संसद ही विशेष बहुमत या साधारण बहुमत द्वारा पारित कर सकता है। इसमें यह कहा गया है कि बहुत कम ही संविधान संशोधन में ऐसी चीजें हैं, ऐसे उपबंध हैं जिसके लिए विशेष बहुमत और राज्यों की, आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति जरूरी है, उसी की बात कर रहा है। संविधान ने नए राज्य विधानमंडलों द्वारा संशोधन संबंधी मंजूरी और उसके विरोध को प्रस्तुत करने की समय सीमा निर्धारित नहीं की है कि कितने दिनों में ऐसी चीजें होंगी। इसके लिए संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। संविधान संशोधन के लिए अगर असहमत हो गया आपका सदन, तो उसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, ये भी इसकी आलोचना है। संविधान संशोधन प्रक्रिया विधानमंडलीय प्रक्रिया के समान है। संविधान संशोधन से संबंध व्यवस्था बहुत अपर्याप्त है, अतः उन्हें न्यायपालिका को संदर्भित करने के लिए व्यापक अवसर होते हैं। अध्याय के संविधान संशोधन वाले अध्याय से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें मुख्य बात ऑब्जेक्टिव टाइप में आप पुराने वर्षों के पेपरों को अगर देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि पूछा जाता है कि हमारे संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया या संविधान संशोधन से जुड़ा अध्याय किस भाग में है, तो भाग 20 में है। उसके लिए अनुच्छेद 368 है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की सहमति। साधारण बहुमत से किन किन चीजों में संशोधन किया जा सकता है, विशेष बहुमत से कहाँ कहाँ संशोधन किया जा सकता है, और विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से कहाँ कहाँ संशोधन किया जा सकता है, इसकी आलोचना भी कर दी गई। क्योंकि ज्यादा शक्ति संसद के पास ही है संविधान संशोधन की, इसलिए इसकी आलोचना की गई है। आलोचना के भी कई तथ्य हैं जो हमने पढ़ा। अगर आपको यह कक्षा अच्छी लगती है तो कृपया अपने मित्रों तक शेयर करें। आप हमारे नए पाठक हैं, दर्शक हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे जितने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है उससे भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको @11classes सर्च करना होगा, फॉलो करना होगा। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, फिर नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।